शाह मर्दा में दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में 6 दहशत गर्द मारे गए, 4 जख्मी। दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 7 फौजी जवान शहीद हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम की हिमायत के साथ दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी की क़लात के इलाके शाह मर्दान में दहशत गर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद मजम्मत। दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर जवानों को शानदार खिराज अकीदत। शहदा के बुलंदी दरजात के लिए दुआ। अहले खाना से इजहार हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत का मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इयादा। नौमई सानहे के नाकाबिले तरदीद सबूत, CCTV फुटेजेस, वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग अवाम के सामने पेश। तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं की जानिब से कारकुनों को वाज़े अहदाफ, तोड़ फोड़, लूट मार और जिलाओ घिराव। तहरीक इंतशार के हवारियों के कौमी अमलाक और शहदा की यादगारों पर हमले। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत कौम के सामने रख दिए। शवाहिद की रोशनी में सानहे 9 मई की मुकदमात का जल्द फैसला सुनाने का मुतालबा। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो ये वजारतें हैं, पाकिस्तान है तो ये तमाम तर सिलसिला चल रहा है। बार बार कह रहे थे कि शवाहिद सामने लेके आए, CCTV फुटेज सामने लेके आए, तो ये हम तमाम तर CCTV फुटेज शवाहिद कौम के सामने ले आए हैं। तो अब इनको चाहिए कि ये कौम से ना सिर्फ माफी मांगे बल्कि वो तमाम तर केसेस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए और इन मुल्जिमान को, इन मुजरिमान को जिन्होंने दुश्मनों के एजेंडे को आगे लेकर चले, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, वतन अजीज से ही हमारा वजूद है। तहरीक इंसाफ की मुल्की मफादात के खिलाफ घिनौने मंसूबों की एक तारीख है। मुल्क को दिवालिया देखना, IMF को खत, दहशत गर्दों की वापसी और 9 मई के वाकयात इसी सिलसिले की कड़ी है। अना की तस्कीन और इक़्तिदार के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। 9 मई के नाकाबिले तरदीद सबूतों के बाद बानी PTI कौम से माफ़ी मांगें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। PTI की एहतजाज की कॉल, मुल्क को डीरेल करने की मजमूम कोशिश। ये अनासर कामयाब नहीं होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन से वतन वापस रवानगी के मौके पर मीडिया से बातचीत। बानी PTI की हट धर्मी से पार्टी शदीद टूट फूट का शिकार। अलीमा खान और बुशरा बीबी ग्रुप आमने सामने। वजीर आला अली अमीन गंडापुर बुरी तरह फंस गए। पिशावर में PTI ओहदेदारान मुस्तफी, मजीद इस्तीफों की इतलात। बिला जवाज एहतजाज ने पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। सीनियर क़यादत बानी PTI की पॉलिसियों से लाताल्लुक। मुल्क के मैदानी इलाकों में स्मोक का राज, मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। शिद्दत के दौरान मोटरवे की मुख्तलिफ मकामात पर बंदिश। पंजाब में ग्रीन लॉकडाउन का दायरा कार वसी। लाहौर और मुल्तान में जामियात और कॉलेजेस बंद रहेंगी। तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। मरी के अलावा तमाम अजला में स्कूल 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में भारी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का अहम इकदाम, इदारों और फ्रीलांसर्स के लिए VPN रजिस्ट्रेशन का अमल मजीद आसान। सॉफ्टवेयर हाउसेज, कॉल सेंटर्स, बैंक्स, सिफारत खाने और फ्रीलांसर्स ऑनलाइन रजिस्टर हो सकते हैं। दरखास्त दहिंदगान को IP एड्रेस फराहम करना होगा। फिक्स्ड IP एड्रेस की सूरत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हुसूल मुमकिन होगा। अब तक 20,000 से ज्यादा कंपनियां और फ्रीलांसर्स अपने VPNs रजिस्टर करवा चुके हैं।
मुल्क की मौशी इस्तेहकाम के लिए तवानाई के शोबे की तरक्की SIFC की अवलीन तरजीह। हुकूमती इक़दामात की बदौलत तवानाई के ज़खायर में नुमाया इजाफा। माड़ी पेट्रोलियम के ज़खायर की दस्तयाबी की मुद्दत 17 साल तक बढ़ गई। गुज़श्ता बरस मार्केट में कंपनी की पोजीशन 17% बेहतर। तरक्याती मनसूबों और नए ज़खायर की दरियाफ्त से माड़ी पेट्रोलियम की आमदनी में मजीद इजाफा भी मुतवक्के। भारत और मुक्ति वाहिनी का मशरक़ी पाकिस्तान में ऑपरेशन जैकपॉट। 1965 की शिकस्त के बाद हिकमत अमली तब्दील की गई। 1971 की जंग से पहले खून की होली खेली गई। मशरक़ी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का आगाज़। उस वक्त की भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने दहशतगर्द तंजीम के कारकुनों को पनाह और तरबियत फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की जानिब से गजा, लेबनान और शाम के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से इमदादी सामान की 19वीं खेप दमिश्क रवाना। 17 टन इमदादी सामान में चावल, खुश्क दूध, खाना, स्लीपिंग बैग्स और तिबी इमदादी किट्स शामिल। NDMA लेबनान और गजा के लिए मजमूई तौर पर 1722 टन इमदादी सामान भिजवा चुका है। मशरक़ वस्ता में इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। अल-सुब्ह गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी। 30 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। 3 पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमलों में 25 जबकि रफ़ा में 5 अफराद शहीद हुए। मगरबी किनारे में काबिज़ फोर्सेज ने मुतअद्दिद घरों को नजर आतिश कर दिया। लेबनान में देहात पर इसराइली हमला, एक ही खानदान के 7 अफराद जहाँ बहक। इसराइली फ़ौज की जानिब से लेबनान के 3 जनूबी इलाकों से अवाम को निकल जाने का हुक्म। जनूबी लेबनान में झड़प के दौरान एक इसराइली फ़ौजी हलाक। बलोचिस्तान के हल्के PB8 सिब्बी में ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार खान डुमकी और आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी में सख्त मुकाबला। इलेक्शन के लिए 124 पोलिंग स्टेशन कायम। 90 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 34 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। ये नशिस्त साबिक रुकन सरदार सरफराज डुमकी की वफात के बाद खाली हुई थी। पाकिस्तान टेलीविजन के मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद शाह की 17वीं बरसी। वर्सटाइल अदाकार शफी मोहम्मद शाह ने पाकिस्तान टेलीविजन के मुतादिद ड्रामों में अपनी लाजवाब अदाकारी से नाजरीन के दिल जीते। 30 साला फनी सफ़र के दौरान उन्होंने 100 से ज़ायद उर्दू और सिंधी ड्रामों के साथ साथ कई फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। शफी मोहम्मद शाह की खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ के एजाज़ से नवाजा। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी आवाम का फर्ज। ट्रैफिक हादसात के मुतासरीन की याद में आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों को याद करना और इमरजेंसी सर्विसेज के अमले को खराज तहसीन पेश करना है। इस दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में तकारीब का भी एहतमाम किया गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज तीसरा मैच कल होबार्ट में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड सिडनी से होबार्ट पहुंच गया। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। कश्मीर वॉलीबॉल सुपर लीग सीजन 2 का आगाज। मुजफ्फराबाद के जलालाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब। पाक फौज के ताउन से वॉलीबॉल सुपर लीग में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला की 10 टीमें हिस्सा लेंगी। मुकाबले 23 नवंबर तक जारी रहेंगे। सीजन का इख्तितामी टेनिस टूर्नामेंट ATP फाइनल्स। वर्ल्ड नंबर 1 इटली के जैनिक सिनर और अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में जैनिक सिनर ने नॉर्वे के कैस्पर रुड को शिकस्त दी। टेलर फ्रिट्ज ने वर्ल्ड नंबर 2 जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुवेरो को हराया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन,
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं हुमा मलिक। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। बलोचिस्तान के जिला कल्लात के इलाके शाह मर्दान में दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और 4 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के साथ झड़प में बहादुरी से मुकाबला करते हुए 7 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम की हिमायत के साथ साथ दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर जवान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हमा वक्त तैयार हैं। हमारे शहदा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने जिला कलात के इलाके शाह मर्दान में दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल और 4 को जख्मी करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों की पजीराई की। उन्होंने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले 7 बहादुर जवानों को खराज अकीदत भी पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ममलकत ने शुहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और शुहदा के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपने बहादुर जवानों की शाना बशाना खड़ी है और मुल्क से इस नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की बका की खातिर अफवाज पाकिस्तान के जवानों और उनके अहले खाना की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। पूरी कौम को अपने शुहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल्लात में चेक पोस्ट पर हमले को नाकाम बनाते हुए शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 जवानों को खराज अकीदत पेश किया है। अपने बयान में वज़ीर दाखिला ने कहा कि वतन के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया और 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। उन्होंने कहा कि वतन के अमन की खातिर जाने निछावर करने वाले पाक फौज के जवान कौम के हीरो हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हम शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और हमेशा साथ निभाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कलात के इलाके शाह मर्दान में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बलोचिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की जा रही है। दहशतगर्दी में गैर मुल्की हाथ मुलविस है जो सूबे में हालात की खराबी के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्द हमले में शहीद बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश करते हैं। शुहदा के लहू के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। 7 नवंबर को दहशतगर्दों ने जिला मस्तूंग स्पलंजी के रिहायशी 2 मकामी बलोच भाइयों इमाम अली और मोहिब अली को कत्ल कर दिया। मकतूलीन की मां और बहन ने दहशतगर्दों के इस कत्लेआम को सफाकाना बर्बरियत करार देते हुए हुकूमत से इंसाफ की अपील की है। موبلغي ايدي قايفر تينت القرآن شريف تسورتي با در قرآن تور تناني بين وصف قصفنني ده قرآن هي سنو ما كوندا هاو قرآن من التوس حمودي هي سور ولا لا ما صار قل كرده انا شناك شهيد مسور وغريب معصوم مسوره इसका नाम मोहब अली था, इसका नाम इमाम अली था। इनके वालिद भी मेहनत मजदूरी करते थे, वो फौत हो गए। इनकी बेवा माँ दोनों को बेदर्दी के साथ मार के घर के सामने फेंक के चले गए। मुसलमान ऐसे तो नहीं होते हैं जिन लोगों ने ऐसे जुल्म किया, इनकी माँ का भी ख्याल नहीं किया। ऐसे लोग नहीं मारते हैं किसी को। अगर वो इंसान थे, इंसान ऐसे नहीं करते हैं। जानवर थे, जानवरों की तरह मारा इन लोगों को। क्यों मारा? ये सिर्फ इनका घर था कच्चा सा और इनके सेटल मोटर थे, और तो इनके पास कोई पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था इनके पास। अगर वो काम करते थे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट भी इनको इतना सा मकान तो देते, कुछ भी तो देते इनको, या कोई जॉब देते। ये तो ऐसे बेचारे काम करते थे, गरीब लोग थे। गवर्नमेंट भी तो अगर किसी को पकड़ती है तो उनके थोड़ा सा वकील होते हैं, जेल होता है। ये तो बगैर न वकील के न जेल के ऐसे ही मार दिया, जालिमों की तरह उनको फेंक दिया। ऐसे तो जानवर के बच्चे के साथ भी कोई नहीं करता है। ऐसे थोड़ा सा तो इंसानियत होनी चाहिए, उनमें इतनी इंसानियत नहीं है। कुरान पाक को जो नहीं मानते हैं वो इंसान नहीं, मुसलमान नहीं। ना महारंग ने बात किया है किसी ने भी, ना शहर वालों ने, किसी ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया है। महारंग लोग तो सब अपने कामों में, धंधों में लगे हुए हैं।
अगर इसके भी तो मुसलमान थे, बच्चे थे, छोटे मासूम बच्चे थे, इसके लिए भी कोई आवाज उठाते? अभी तो ये तो है ना बलोच नस्ल कुशी, अभी तो हमारे अंदर आ गई है, अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर में है ये। पहले तो हम लोग मारंग के साथ थे ना, अभी हम तौबा है, हम लोगों को नहीं है ऐसा, क्योंकि हमारे घर में ये जो है जुल्म हुआ है। वो थोड़ा सा ख्याल करते, पूछते, पूछताछ करते, अगर वो ये बात करते थे किसी सबूत के साथ उनको पकड़ते थे। वो बच्चे थे, छोटे थे, इनका उम्र भी इतना नहीं था, ये सिर्फ इनका घर था कच्चा सा और इनके साइकिल मोटर थे, और तो इनके पास कोई पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था इनके पास। अभी इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इमदाद और कुछ हिफाजती, कुछ इनको हिफाजत होना चाहिए ना, हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करे। जो भी जालिम है, जो भी इस दुनिया में कत्ल करता है ना हक ना जायज, उनके खिलाफ गवर्नमेंट कुछ करे। और हुकूमत सानह 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने ले आई है। 9 मई को पीटीआई की जानिब से हसास तंसीबात, शुहदा की यादगारों और सरकारी अमलाक पर हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद जारी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कारकुनों को हिदायत देने की ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी मंजर आम पर आ गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक बार फिर सानह 9 मई के ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में देखिए। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर इत्तलात ने सानिया 9 मई की फुटेजेस दिखाई। सीसीटीवी फुटेजेस में पीटीआई के लोगों को तोड़ फोड़ करते देखा जा सकता है। दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है। अभी के अभी हम सब जिना हाउस में इकट्ठे हों, इंशाल्लाह जीएचक्यू जाएंगे। अल्लाह जीएचक्यू की तरफ में इनका बनने का है क्या आने, कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। उनका घर रैन सैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि 9 मई के हवाले से पीटीआई रहनुमाओं की वीडियोस मौजूद हैं। वीडियोस में तहरीक इंसाफ के शरपसंद अनासिर जलाओ घिराओ और आतिशज़दगी करते वाजे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो ये वजारतें हैं, पाकिस्तान है तो ये तमाम तर सिलसिला चल रहा है। और अगर कोई समझे कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ये उसकी भूल है। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत तमाम तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स को ये हिदायत जारी की गई थी। ये अहदाफ हैं जिन अहदाफ तक आपने पहुंचना है और अपने अपने अहदाफ पर पहुंच के आपने वहां पे जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ करनी है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि 9 मई के जिम्मेदार कौम से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुकदमात का जल्द फैसला होना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी मकरूह हरकत ना कर सके। तहरीक इंतशार के तमाम रहनुमा इंक्लूडिंग बानी चेयरमैन PTI कौम से भी माफी मांगे और इन केसेस का सामना करें, क्योंकि अब कोई चीज पीछे नहीं बची। तमाम तर एविडेंस बाकायदा CCTV फुटेज टाइम, जगह और डेट के साथ कौम के सामने आ चुका है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इंतशार और फसाद PTI का वतीरा है। उन्होंने कहा कि लूट मार चोरी चकारी करना PTI का मंशूर है। हर कदम जो बानी चेयरमैन PTI और उसके हवारियों ने उठाया है, हमेशा मुल्क के खिलाफ उठाया है और अपनी अना की तस्कीन के लिए और अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए उठाया है। तो ये 9 मई के हमले जो दुश्मन कभी जुर्रत नहीं कर सका था, दुश्मन 77 साल से सोच रहा था कि हम ये पूरी करेंगे, आज भी उसी माइंडसेट पर अमल पैरा हैं कि आज बैरूनी मुदाखलत की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि जी हमें अब बचाओ, हम कोई गुलाम हैं का जो नारा लगाया था वो कहाँ गया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्की मफाद की परवाह ना करने वालों ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि PTI के एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की मजमूम कोशिश है, ये अनासिर कामयाब नहीं होंगे। लंदन से वतन वापसी के लिए रवानगी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गलत बयानी करने वालों को सिर्फ झूठा ही कहा जा सकता है। और बानी PTI की हठधर्मी से पार्टी शदीद टूट फूट का शिकार हो रही है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान और अहलिया बुशरा बीबी ग्रुप आमने सामने आ गए हैं। इन इख्तलाफात की वजह से वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर बुरी तरह फंस गए हैं। पेशावर से PTI के अहम अहदेदारान अपने अहदों से मुस्तफ़ी हो गए हैं। पेशावर सिटी के सीनियर नायब सदर मलिक असलम और जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली ने अपने अहदों से इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि मजीद इस्तीफ़ों की इतलात हैं।
پی ٹی آئی کی جانب سے ملک میں افراتفری اور انتشار کے لیے بار بار اور بلا جواز احتجاج کی کال نے پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ ان تمام تر حالات میں پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے اپنے بانی کی پالیسیوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے نمائندے پشاور سے عبدالصبور خٹک ٹیلی فون میں آن لائن ہے ہمارے ساتھ، ان سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ عبدالصبور، ذرا تفصیلات شیئر کیجئے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی پالیسیوں سے سینئر قیادت لا تعلقی کا اظہار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، علی امین گنڈا پور بھی بری طرح پھنس چکے ہیں۔ جی بالکل، پی ٹی آئی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان اور بشرا بی بی گروپ آمنے سامنے ہو گئے ہیں، جبکہ بیچ میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی بری طرح پھنس چکے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں، پشاور سے پی ٹی آئی کے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے پشاور کی سینئر قیادت، جس میں ملک اسلم جو پشاور سٹی کی سینئر نائب صدر ہیں، اور جنرل سیکرٹری تقدیر علی، انہوں نے ان اختلافات اور اس کی وجہ سے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دی دیا، جبکہ مزید استعفے بھی آنے کی اطلاعات ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ اپنے سینئر قیادت سے نالاں ہیں، اور اس کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہماری اصل ٹارگٹ ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے، جس کی وجہ سے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، اور یہ آپس میں یہاں پر انہوں نے خاص کر کے جو صوبائی وزراء ہے انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ عبدالصبور خٹک پشاور سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے، جنہیں جناب سے شیئر کریں کہ بانی پی ٹی آئی کی ہمدردی سے ہٹ درمی سے پارٹی شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان اور اہلیہ بشرا بی بی کے گروپ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پارٹی جو سینئر قیادت ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو مقصد ہے تمام احتجاج کا، مقصد جو دیا گیا تھا وہ تھا بانی پی ٹی آئی کی رہائی، اگر وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تو یہ صرف انتشار اور فساد کی سیاست کی جا رہی ہے، اس وجہ سے پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ تمام تر حالات میں پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے اپنے بانی کی ایون پالیسیوں سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ جی بالکل، اور پشاور سٹی کے سینئر نائب صدر ملک اسلم اور جنرل سیکرٹری تقدیر علی نے بھی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ مزید استعفوں کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ملک میں افراتفری اور انتشار کے لیے بار بار اور بلا جواز احتجاج کی کال نے پارٹی کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ ان تمام تر حالات میں پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے اپنے بانی کی پالیسیوں سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے نمائندے جواد فیضی اس وقت سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ جواد فیضی، ذرا شیئر کیجئے گا، بانی پی ٹی آئی کی ہٹ دھرمی، پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گروپنگ سامنے آ رہی ہے، سینئر قیادت لا تعلقی کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہے، انتشار اور فساد کی سیاست کا نام اب پی ٹی آئی کے اراکین دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس تمام تر جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، ذرا شیئر کیجئے گا۔ کہا جا رہا تھا کہ شخص کو خود پسندی نرگسیت کے دائرے میں پھنس کے دھس کے رہ گیا ہو، اور اس نے مزاج بھی سب کے ایسے ہی بنا دیے کہ جو میں کہوں وہی حرف آخر ہے، وہی سب کچھ ہے، اس سے زیادہ مقدم نہ ملک ہے، نہ ریاست ہے، نہ وطن ہے۔ اور ایسا ہی وتیرہ پھر اس کے چاہنے والوں کے، اس کے ماننے والوں میں بھی دیکھا گیا، وہ بھی رائج ہو گیا اور وہ بھی اس میں غرق ہوتے چلے گئے۔ اب جو بات ہے، دیکھیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ایک طرف باجی مشینوں والی ہے، دوسری طرف بابی پھونکوں والی ہے، اور اس کے درمیان جو ہے وہ باقاعدہ خلیج جو ہے وہ حائل ہو چکی ہے، اور اسی میں ہی اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس کو جو زیادہ پسند ہے وہ اس طرف ہی جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں اپنے اپنے معاملات ان کو نظر آ رہے ہیں کہ فائدہ کہاں پہ ہے، وہ اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تنظیم یہ کبھی رہی نہیں جس کا نام ہی تحریک ہو، اور تحریک تو وقتی طور پہ ہوا کرتی ہے، تنظیمیں مستقل ہوا کرتی ہیں، لہذا اس تحریک میں شدتیں، اس تحریک میں بدتمیزیاں، زبان درازیاں، طرز تخاطب کو بگاڑا، ذہن بگاڑے، تباہ کیے، خراب کیے، رشتے نہ رہنے دیے، باپ بیٹا سامنے آ گئے، اور جہاں میں اگر کھل کے یہ بات کروں کہ معاملہ طلاقوں تک پہنچا، عدت، مدت، شدت، اس سارا کچھ ہم نے دیکھ لیا، لیکن اس میں ہم حیران میں بھی ہوتا ہوں، اور افسوس کا مقام ہے یہ کہ ہم اندرونی طور پہ ہی نہیں، بیرونی سطح پہ پاکستان کی جس طرح جگ ہنسائی کرواتے ہیں، جس طرح خطوط لکھتے ہیں،
جس طرح پاکستان کے خلاف لابی کرتے ہیں اور لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں، اس کے ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. میں تو سچی بات ہے کہ کب تک برداشت کیا جائے گا؟ ریاست کو مسلسل حرکت میں رہنا ہوگا. اور 9 مئی جیسے واقعات ہم نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، جس طرح خواجہ حافظ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایسی جگہوں پہ حملہ ہوا جہاں پہ یہی تصور تھا کہ دشمن ملک ہی کر سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنے ملک میں دیکھ لیا کتنے ذہن بگاڑ دیے گئے، کتنی زبانیں تباہ کر دی گئیں، انداز تباہ ہو گئے. لہذا اس میں تو اب افسوس کے ساتھ ساتھ میں تو پھر وہی کہوں گا کہ مسلسل حرکت میں رہنا ہوگا، نگاہ رکھنی ہوگی اس ملک کے مستقبل کو بہتر بنانے کی. جی بہت شکریہ. جواد فیضی سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ریاست کو مسلسل حرکت میں رہنا ہوگا، نگاہ رکھنی ہوگی. جو پاکستان تحریک انصاف کی جو طرز سیاست ہے وہ اپنی پارٹی کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا ہوا اب نظر آ رہا ہے. جی ناظرین، یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد خبرنامہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی معاشی استحکام کے لیے توانائی کے شعبے کی ترقی SIFC کی اولین ترجیح ہے. SIFC کی سہولت کاری اور پالیسی سطح پر حکومتی اقدامات کی بدولت توانائی کے ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. اس ضمن میں ماڑی پیٹرولیم کے ذخائر کی دستیابی کی مدت 17 سال تک بڑھ گئی ہے. ماڑی پیٹرولیم نے گزشتہ 5 سالوں میں اوسطاً 100% سے زائد ذخائر متبادل کا تناسب حاصل کیا. کمپنی کی پالیسی میں بہتری اور پائیدار اقدامات نے گردشی قرضے کے اثرات سے بچاؤ فراہم کیا. حکومتی اقدامات کی بدولت ماڑی پیٹرولیم نے گزشتہ برس مارکیٹ میں 17% بہتری دکھائی. ترقیاتی منصوبوں اور نئے ذخائر کی دریافت کے باعث ماڑی پیٹرولیم کی آمدنی میں مزید اضافہ متوقع ہے. پاک فوج کے تعاون سے آزاد کشمیر یونیورسٹی میں شعبہ ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام ہیلتھ ایکسپو کا انعقاد کیا گیا. ہیلتھ سائنسز ایکسپو میں سائنس سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ اور طالبات، اساتذہ اور ڈاکٹرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ایکسپو میں شریک طلبہ نے ایکسپو کو ایک معلوماتی اور متاثر کن تجربہ قرار دیا. اس موقع پر طلبہ اور طالبات کا کہنا تھا کہ ہم پاک فوج کے بے حد شکر گزار ہیں. ہیلتھ ایکسپو سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. آج ہم لوگ کشمیر کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ وہ ثقافت ہماری، وہ روایات جو بہت عرصے سے کہیں بہت پیچھے رہ گئی، تو ہم نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ ہم اپنے لوگوں میں، اپنے اسٹوڈنٹس میں کشمیری کلچر کو پروموٹ کریں. یونیورسٹی میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایکسپو ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں. باہر سے ایفیلیٹڈ کالجز سے بچے آ رہے ہیں، اپنی اپنی ٹیکنالوجیز کے جو پروجیکٹ ہیں وہ بنا کے سب کو دکھا رہے ہیں. اس میں ہم لوگ کشمیری کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم لوگ کشمیری ڈریسز، کشمیری چائے. بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہاں پہ شعور دینا بچوں کو کہ آپ کو کتنی اپرچونیٹیز آگے مل سکتی ہیں، آپ اویل کر سکتے ہیں ایزیلی ان سائڈ دا کنٹری، آؤٹ سائڈ دا کنٹری. ٹھیک ہے، آپ ایزیلی کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ایکسپو میں تو سیمینارز ہو رہے ہیں کہ ہم جو ابراڈ اسکالرشپس لے رہے ہیں اور جو بھی اس کا رول ہے، ہماری بیہیویئر ہے، ہم نے لیبز میں اور جو بھی یہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس میں کیسے ہم نے اس بیہیویئر کے ساتھ چلنا ہے. گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج تربت کے طلباء اور اساتذہ نے ہیڈ کوارٹر FC بلوچستان ساؤتھ کا دورہ کیا. انسپیکٹر جنرل FC بلوچستان ساؤتھ سے ملاقات کی. اس موقع پر کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے طلباء میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے گئے جو ان کے تعلیمی تجربے کو بہتر بنانے اور جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اہم ہیں. FC بلوچستان ساؤتھ کا یہ اقدام تعلیم کے فروغ اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے. اس موقع پر طلباء اور اساتذہ نے بلوچستان میں امن اور ترقی کے فروغ کے لیے FC بلوچستان ساؤتھ کی خدمات کو سراہا. وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر غزہ اور لبنان کے جنگ سے متاثرہ افراد کی امداد اور یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے اور اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے امدادی سامان کی 19ویں کھیپ کراچی سے شام کے لیے روانہ کر دی گئی ہے. مزید تفصیل جان لیں گے ذیشان احمد خان سے. جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا. پاکستان کی جانب سے اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت کی وجہ سے جو ہے 19ویں کھیپ جو ہے امدادی سامان کی وہ جاری ہے، روانہ کی جا رہی ہے شام کے جو ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر جو ہے حفیظ الرحمان صاحب، ہم ان سے جانتے ہیں.
अब तक 18 कंसाइनमेंट्स जा चुकी थी। आज 17 नवंबर को ये 19वीं कंसाइनमेंट है। ये दर हकीकत पाकिस्तानी अवाम का तोहफ़ा है अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जो इस वक्त मुश्किल में है, और इसमें हमें पूरा ताउन हुकूमत पाकिस्तान का, NDMA का, फॉरेन मिनिस्ट्री का, और जो हमारे एम्बेसडर्स हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर, सीरिया में, लेबनान में, जॉर्डन में और मिस्र में, उनका भी तावन था। इसीलिए हम इतनी बड़ी जो इमदाद है वहाँ तक पहुँचा सके हैं। लोग डिस्प्लेस्ड हैं, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं, और वो मुंतज़िर हैं इस तरह के कोई मुसलमान मुल्क उनकी इमदाद के लिए आए। और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि अलखिदमत हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से इस काम को जारी किए हुए है। अब तक जो मैं फिगर देख रहा हूँ तकरीबन 1800 टन जो है वो डिस्पैच कर चुके हैं विद डिफरेंट फ़्लाइट्स और डिफरेंट रूट से। जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर जो एड है वो हम अवाम पाकिस्तान की जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो दी जा रही है वो बिल्कुल लायक तहसीन है, और ये अमल कंटिन्यूएशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कमिटमेंट है इन तमाम हमारे दोस्त ममालिक के साथ, मुसलमान ममालिक के साथ, कि हम उनको इन मुश्किल हालात में जो है पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की हुकूमत उनको अकेला महसूस नहीं होने देगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान NDMA उन्होंने भी वहाँ से पाकिस्तान, इस्लामाबाद से और कराची से काफ़ी कंसाइनमेंट्स जो है ना वो रिसेंटली अभी कुछ रोड कॉन्वॉयज़ भी गए हैं जो कि अभी जो हैं वो लबनान जा रहे हैं, और इसके अलावा जो है ना कुछ फ़्लाइट्स भी हैं जो रिसेंटली NDMA ने भेजी हैं। तो ये सिलसिला जो है ये लगातार ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी चल रहा है। जी बिल्कुल, फलाही इदारे हों, सियासी तंजीमें हों, शख्सियात हों और तमाम इदारे पाकिस्तान के, वो सब एक पेज पर मुत्तफ़िक हैं कि जी हमें मुश्किल के इस वक्त में अपने मुस्लिम उम्मा के बहन भाइयों की मदद के लिए हमेशा हम पेश हैं। आगाह करेंगे आपको मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से। गजा में इजरायली जारहियत का सिलसिला ताहाल जारी है। गजा पर इसराइल की ताज़ा बमबारी में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने आज अल सुबह गजा के कई इलाकों पर शेलिंग की। बुरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। शाती पनाह गुज़ीन कैंप स्कूल पर बमबारी में 10 फ़लस्तीनी शहीद और 20 मुतादिद ज़ख्मी हुए। बमबारी की जद में आने वालों में बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। स्कूल की इमारत में बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों ने बच्चों के साथ पनाह ले रखी थी। वस्ती गजा के इलाके नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में घर पर बमबारी में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जनूबी शहर रफ़ा पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद। काबिज़ फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के मुतादिद घरों पर धावा बोलकर इनको नजर आतिश कर दिया। शिमाली गजा में जंगजुओं के साथ झड़प में एक इसराइली फ़ौजी भी हलाक हुआ। लबनान के एक देहात पर इसराइली बमबारी में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइली लड़ाका तैयारों ने बैरूत के जनूबी इलाकों पर ताज़ा बमबारी की, जिसमें बड़े पैमाने पर हलाकतों का खदशा है। हमले से पहले इसराइली फोर्सेज ने 3 इलाकों को खाली करने की वार्निंग जारी की थी। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइली शहर हैफा और कुर्ब में कायम 5 मुख्तलिफ फौजी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली बहरिया के एक अड्डे में कायम एक तकनीकी अड्डे और हैफा के करीब 2 दूसरे इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। मिसाइल हमलों में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जर्मन चांसलर ओलिफ शोल्ज का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग के महाज पर अमन की जानिब अहम पेशरफ्त हुई है। जर्मन चांसलर ओलिफ शोल्ज ने 2 साल बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता किया। रूसी सदर ने कहा कि मॉस्को अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं और इलाक़ाई हक़ाइक़ को तस्लीम किया जाए। नाज़रीन, तारीखी तौर पर भारत हमेशा से ही खित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करता आ रहा है। सन 1971 की पाक भारत जंग से कबल भारत ने अपनी दहशतगर्दाना पॉलिसी को अपनाते हुए मशरक़ी पाकिस्तान में खून की होली खेली। दर हकीकत भारत ने 1965 की पाक भारत जंग में शिकस्त के बाद मुक्ति बाहिनी जैसी दहशतगर्द तंजीम को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया। फरवरी 1971 से भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का आगाज़ किया और 15 अगस्त 1971 को दहशतगर्दी के हौलनाक मंसूबे को अमली जामा पहनाते हुए नाम नेहाद ऑपरेशन जैकपॉट का आगाज़ किया। भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हिदायत की कि वो मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों को पनाह और तरबियत फराहम करें। मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों ने मशरक़ी पाकिस्तान में मासूम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को शहीद किया।
जी नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करें, न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम जारी है। ऑकलैंड के मरकज में वाक़े ओटी स्क्वायर पर सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू होने से पहले ही तवील कतारें लग गईं। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद ऑकलैंड पहुंची। वोटिंग शुरू होने से कबल दुआ या तकरीब का इनेकाद किया गया। खालिस्तान के क़याम के लिए दुआएं और जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। वोट डालने के लिए आए अफराद ने खालिस्तान के हक और भारत के खिलाफ नारेबाजी की। जनाब आसिम रिजवान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। आसिम, बड़ा यानी अज़म दिखाया जा रहा है, बड़ा पुरजोश रेफरेंडम जारी है, ज़रा इसके इम्पैक्ट के बारे में बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा जो खालिस्तान की तहरीक भारत में चल रही है। जी बिल्कुल रिजवान, जैसे कि आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के ओटी स्क्वायर में आज रेफरेंडम हो रहा है खालिस्तान के लिए, और उसमें सिखों की एक बड़ी तादाद जिसमें हर उम्र के लोग जो हैं वो शामिल हैं, वो रेफरेंडम में हिस्सा ले रहे हैं। और इस रेफरेंडम के लिए सुबह 9 बजे से तवील कतारें लगना शुरू हो गई थी। फिर हमने नाज़रीन को बताया कि वहाँ पर भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। अब अगर हम रिजवान इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें कि खालिस्तान की मूवमेंट जो है ये क्यों शुरू हुई और उनका बुनियादी जो है मुतालबा वो क्या है, और दुनिया के जो दीगर शहर हैं वहाँ पर भी रेफरेंडम हुआ है और इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या रहा है। देखिए, भारत अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहता है, जबकि जो भारत के सेकुलर आइन के बानी थे उनका ये कहना था कि उन्हें इस बात पर जो है वो बड़ा अजीब महसूस होता है कि वो जो है वो जिस कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर जो अक़लियतें हैं उनके साथ क्या होता है। अभी से कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि मणिपुर में भी जो मसीही थे उनके साथ क्या सलूक रवा रखा गया। फिर हमने देखा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमान जो दूसरी बड़ी अक्सरियत है भारत की, उनके साथ क्या हो रहा है। और इससे पहले हमने देखा कि जब 1984 में गोल्डन टेम्पल पर चढ़ाई की भारत की फौज ने, तो वहाँ पर संत जरनैल सिंह खालसा उनके साथी जो लापता हुए या जो उसमें जाम बहक हुए, क्योंकि संत जरनैल सिंह खालसा के मतलब ये कहा जाता है कि उनकी जो डेड बॉडी है वो शायद किसी ने नहीं देखी। इसी तरह जो संत जरनैल सिंह खालसा के जो मिलिट्री एडवाइजर थे वो भारत की ही फौज के एक साबिक मेजर जनरल थे, जिन्होंने अपने ही फौज की जो 40 साल सर्विस थी उसके ऊपर उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि शायद उन्होंने ये 40 साल जो हैं वो अपने ज़ाया किए हैं। और ये वही साहब है जिन्होंने बांग्लादेश में भी मक्ती बानी की जो है वो बुनियाद रखी थी। और पाकिस्तान में जो कि एक सॉवरेन स्टेट है और भारत का हमसाया था, भारत ने उसको ना सिर्फ डिस्टेबलाइज किया बल्कि वहाँ पर जो है वो इनफिल्ट्रेट भी किया और फिर उसके बाद बाज़ाब्ता जो है वो हमलावर भी हुआ। खालिस्तान की जो जिद्दोजहद आज़ादी है सिख कम्युनिटी की, वो ये समझते हैं कि उनको उनके जो मुसावी हकूक हैं वो उनको नहीं मिलते, और भारत में जो मजहबी आज़ादी है उसके पर जो कदगने हैं वो पूरी दुनिया के सामने आया है। या वहाँ पर हिंदुत्व की पैरोकार जो मोदी सरकार है उसका जो रवैया है वो भी पूरी दुनिया के सामने है। भारत में तकरीबन 26 के करीब इंसर्जेंसीज की मूवमेंट जो है वो जारी हैं, जो कि दुनिया की एक नाम नेहाद बड़ी जमहूरियत और सेकुलर मुल्क जो है उसका असल जो भयानक चेहरा है उसको दुनिया के सामने अयां करती हैं। सिख कम्युनिटी जो है इसके ऊपर खालिस्तान मूवमेंट के बाद 80 की दहाई में भारत की इस्टेब्लिशमेंट ने, खा वो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट थी या उनकी सिविल इस्टेब्लिशमेंट थी, उसने जिस किस्म का उनके साथ सलूक रवा रखा और जिस तरीके से उनको क्रश करने की कोशिश की, उनकी आज़ादी को सलब किया गया और जिस तरह उनको जो है वो पंजा इस्तिबदाद में जकड़ने की कोशिश की, उसके बाद सिख जो है वो बड़ी तादाद में भारत से दुनिया के दूसरे मुल्कों को जो है वो माइग्रेट कर गए। और आज सिखों की एक बड़ी तादाद जो है वो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड, यूके जो है यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर आबाद है। तकरीबन तमाम मुल्कों में सिख कम्युनिटी जो है वो अपने एक आज़ाद वतन के क़याम के लिए जो जिद्दोजहद कर रही है उसके हवाले से वो रेफरेंडम जो है वो हुए हैं। और सिखों ने ओवरवेलमिंग तादाद में तकरीबन हम उसे कह सकते हैं कि आउटडेटेडली उन्होंने अपना जो उनका मौक़िफ़ है वो दुनिया के सामने रखा है कि वो भारत से आज़ादी चाहते हैं। वो एक सेपरेट एंटिटी है जिनको जो है उनकी सकाफत अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी ज़ुबान अलग है, उनका तमद्दुन अलग है, और भारत जो है उनको बज़ौर कुव्वत उनके ऊपर जो है वो हावी है। हमने फिर देखा कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर जो ईस्ट पंजाब था, जहाँ पर एक बड़ी तादाद सिखों की आबाद थी, उसको भी इन्होंने 3 स्टेट्स में जो है वो सेपरेट आउट किया गुज़श्ता हिस्ट्री में, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश बनाया, उन्होंने हरियाणा बनाया और उन्होंने उसको पंजाब में तकसीम किया। उनका मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि अगर किसी भी तरीके से सिख जो है ये आज़ादी हासिल कर लेते हैं तो मुमकिन हद तक
इनको जो है वो जितना कम इलाका हो सकता है वो दिया जा सके, जबकि ये उनके मजहबी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। उनकी ज़मीन को जो है तकसीम करने की कोशिश की गई है, जो कि इंतहाई नामुनासिब और गलत है। और महज़ब दुनिया जहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो ही एक ऐसा रिजवान अंसर समझा जाता है जिसके जरिए लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, और उन्होंने अपनी राय का इजहार जो है वो कर दिया है। अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो ना सिर्फ इसके ऊपर एक्शन ले, बल्कि सिख जो है उनका जो जायज मुतालबा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बावर कराया जा रहा है कि खालिस्तान में जो कुछ सिखों के साथ हो रहा है मजहबी आज़ादी के हवाले से, माशरती आज़ादी, माशी आज़ादी के हवाले से, उस पर एक्शन लिया जाए और पुरजोर तरीके से सिख कम्युनिटी तमाम दुनिया में अपना एहतजाज और अपना मौक़िफ़ जो है वो रिकॉर्ड करवा रही है। जी नाज़रीन, बकिया खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तनाज़े कश्मीर और कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम के हवाले से पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर के बयान का खैर मकदम किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि पाक फौज के सरबराह ने इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग से अपने खिताब में हिंदुत्व नजरिए का पर्दा चाक किया। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की भरपूर हिमायत गुज़श्ता 77 बरस से भारतीय मजालिम के शिकार कश्मीरियों के लिए हौसले और तक़वियत का बायस है। तर्जुमान ने कहा कि कश्मीरी उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो भारतीय गुलामी से आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। बर्दाश्त और रवादारी के आलमी दिन के मौके पर KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत में भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ अदम बर्दाश्त में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी ने रवादारी को फ़रोग़ देने की बजाय हिंदुत्व इंतहा पसंदों को मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों और सिखों को निशाना बनाने, उन पर तशद्दुद, उनकी अमलाक तबाह करने और उनके मजहबी मकामात पर हमलों की खुली छूट दे रखी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुत्व नजरिए की हामिल भारतीय फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में हक़ खुदरादियत के मुतालबे की पादाश में शहरियों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों से उनकी ज़मीनें, नौकरियां और दीगर अहम वसाइल छीन कर गैर कश्मीरियों को दिए जा रहे हैं, जो इंतहाई तशवीश का बायस है। उन्होंने कहा कि अहम ठेके जो कश्मीरियों का हक है बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं, जिससे मकामी आबादी को शदीद नुकसान हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैफिक हादसात से मुतासरीन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में पहली मरतबा मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर रहे हैं। ट्रैफिक हादसात के मुतासरीन के लिए रेस्क्यू 1122 सर्विस को भी बेहतर बनाया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस मरीजों को गोल्डन आवर में मुंतकिल कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर रोड सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी निभाना होगी। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की आदत अपनाना होगी। ट्रैफिक हादसात से मुतासरीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में ट्रैफिक हादसात की शरह पाकिस्तान के तमाम सूबों से ज्यादा है। आज़ाद कश्मीर में ट्रैफिक हादसात की वजूहात और असबाब बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान अपनी इस रिपोर्ट में। साल तकरीबन 250 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो जाते हैं और ये शरह पाकिस्तान के किसी भी सूबे की निस्बत ज्यादा है। आज़ाद कश्मीर में सड़कों का जाल बिछा है, ताहम पहाड़ी इलाकों में बहुत सी शहरात खस्ता हाल हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में हादसात की शरह निस्बतन ज्यादा है। इसके अलावा ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी फीचर्स पर अमल दरामद न होना भी ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुख्तलिफ नौइयत की पॉलिसीज़ वज़ा की हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मोटर टेस्टिंग और जो ये ट्रांसपोर्टेशन है इसकी कंपैटिबिलिटी और इसकी फ़िटनेस के ऊपर काम किया जा रहा है, ताकि इस किस्म के हादसात को अवॉइड किया जा सके। इसके साथ साथ ओवरलोडिंग एक बड़ा इशू है, स्पेशली रिमोट एरियाज़ में। इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस के लिए गवर्नमेंट एग्रेसिव स्टेप्स कर रही है। एक अंदाजे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की शाहराहों पर 700 मकामात ऐसे हैं जो ट्रैफिक हादसात के लिए खतरनाक हैं और यहाँ हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानब से हादसात की रोकथाम के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात अपनी जगह, तहम अवाम नास की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी फीचर्स पर अमल दरामद करें ताकि कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद।
हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से कोयटा में खवातीन की सफरी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए पिंक बस सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर शहर में 3 पिंक बसें चलाने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से अजीज मरी। पिंक बसें अब कोयटा में भी चलेंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी की मंजूरी के बाद कोयटा में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की जा रही है। फ्लीट में 3 पिंक बसें शामिल हैं। पिंक बस सर्विस का मकसद खवातीन को बेहतर, महफूज और आरामदा सफरी सहूलत फराहम करना है। 3 बसें हमारी बहनों के लिए, सिर्फ लेडीज़ के लिए, और 5 बसें जो स्टूडेंट्स या बाकी जो हमारे आवाम के लिए हैं, और 4 बसें तुरबत के लिए हैं। हम अपनी PSDP से भी कोशिश करेंगे कि नसीराबाद के लिए कम से कम 8 से 10 बसें होनी चाहिए। पिंक बस सर्विस शहर के मरकजी मकामात में दस्तयाब होगी। पिंक बस सर्विस में कंडक्टर के फराइज खातून अदा करेंगी। स्टूडेंट्स और खवातीन के लिए अब कोयटा, नसीराबाद और तुरबत में चलेंगी पिंक बसेस। देखा जाए बहुत जरूरी थी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये इकदाम लिया है खवातीन के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अवाम की सहूलत के लिए ग्रीन बस सर्विस को मजीद बढ़ाने का फैसला किया है। ग्रीन बस प्रोजेक्ट के लिए 9 नई बसों की मंजूरी दे दी गई है। 5 बसें कोयटा और 4 तुरबत के लिए होंगी। पिंक बस सर्विस के आगाज से खवातीन को रक्षों और पुरानी बसों की दिक्कतों से निजात भी मिलेगी। अजीज मरी, PTV न्यूज़, कोयटा। आयरलैंड के ताजिरों ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तफसील हाफिज मोहम्मद अली आबिद से। आयरलैंड के ताजिरों के वफद ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रेहान नसीम भराड़ा ने वफद के अरकान को फैसलाबाद में कारोबार के मौके से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वफद के शुरका ने कहा कि पाकिस्तान आकर हमें यकीन हो गया है कि पाकिस्तान एक पुराना मुल्क है और यहाँ सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। तो ये एक मौका है पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए, और मैं जो हुकूमत पाकिस्तान इस टाइम इकदाम कर रही है, मैं हमेशा उसको तारीफ करता हूँ कि ये दिस इज़ द टाइम, राइट टाइम है। पाकिस्तान such big country, plus I mean the meat business, there so much cattle, and also there are good relationship between China and Pakistan. I thought there is a bright future for my investment. बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है और पाकिस्तान से बाहर प्रोडक्ट्स लेके जानी है, उसके लिए हमें मिल के काम करना पड़ेगा और उसके मिल के करने का काम है। पाकिस्तान है तो हम हैं। वफद के अरकान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की पाकिस्तान आमद और यहाँ सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार पाकिस्तान के मुआशी मजबूत मुस्तकबिल की नवीद है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। खित्ता पोटोहार के काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब के किसान कार्ड के इजरा को सराहते हुए इसको इनकलाबी इकदाम करार दिया है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी मजहर। हुकूमत पंजाब ने किसान खुशहाल पंजाब खुशहाल के अज़म के साथ किसान कार्ड का आगाज कर दिया है। अब काश्तकारों और किसानों को बीज और खाद के हसूल में दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो हमें किसान कार्ड मिला है, इसलिए हम जिम्मेदारों और को बहुत ज़्यादा सहूलत हुई है, इसलिए खाद बीज की खरीदारी के लिए हमें कोई मसला नहीं। किसान एक बहुत बड़े माफिया से बच गया है, उसके लिए किसानों को खाद और बीज के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी। हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो गया है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता ज़राअत से होकर गुजरता है। ज़राअत की तरक्की मईशत की मजबूती की जामिन है। काश्तकारों को किसान कार्ड पर दस्तयाब सहूलतें उनको मुआशी तौर पर खुद कफील बनाएंगी। मैंने किसान कार्ड हासिल किया है, उस किसान कार्ड की वजह से मुझे आज बीज मिला है और इस चीज़ से मैं भरपूर मेहनत करूंगा और फ़ायदा हासिल करूंगा। आज किसान बहुत ही परेशान है और इस परेशानी के वक्त में हमें किसान कार्ड उन्होंने बना के दिए हैं और मैंने आज बिस्मिल्लाह की है। मैं खाद लेने के लिए आया हूँ और बीज लेने के लिए आया हूँ। मुल्क की खुशहाली ज़राई शोबे और किसान की खुशहाली से वाबस्ता है। ये भी हकीकत है कि ज़राई आलात, अद्वियात और खादों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। ज़राअत और किसान के बढ़ते हुए मसाइल को देखते हुए किसान कार्ड का इजरा बेहतरीन किसान दोस्त मंसूबा है। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। लीडर्स क्लब के ज़ेर एहतमाम लाहौर में सेकंड इमर्जिंग वुमेन अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली खवातीन ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि मुआशरे में खवातीन के फ़ाल किरदार के बगैर पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल नामुमकिन है। हमें खवातीन को नए दौर के चैलेंजेस से नबुर्द आज़मा होने के लिए तैयार करना होगा।
انہوں نے کہا کہ ہماری خواتین باصلاحیت ہیں جنہوں نے ہر شعبہ زندگی میں اپنی کارکردگی کا لوہا منوایا ہے۔ ماہرین کی جانب سے پینل ڈسکشن میں خواتین کے کردار کو مزید فعال بنانے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر خواتین انٹرپرینیورز نے سٹالز لگائے۔ تقریب میں مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے والی خواتین میں ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ یار کیا ہو گیا؟ ناظرین ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین لاہور میں اسموک کا باعث بننے والے محرکات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 49 مقدمات درج کیے گئے، 18 افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ 641 افراد کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مدثر خان سے۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ باغوں کے شہر لاہور کی فضا آج بھی آلودہ ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہوا ہے اور اسموک کی شدت میں کمی آئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ایئر کوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر 358 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کے باعث اسموک کی شدت میں کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو فضا ہے وہ ابھی مضر صحت ہے۔ اس لیے شہری سفر سے اجتناب کریں اور زیادہ سے زیادہ گھروں میں وقت گزاریں۔ گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں۔ اگر باہر نکلنا ضروری ہو تو ماسک اور اینک کا استعمال لازمی کریں۔ موٹر ویز اور ہائی ویز کو رات گئے دھند اور اسموک کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، لیکن اب حد نگاہ بہتر ہونے کی بعد ٹریفک کے لیے ان کو کھول دیا گیا ہے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق پنجاب کے مختلف اضلاع میں ہونے والی بارشوں اور اسموک کا باعث بننے والے محرکات کے خلاف کارروائیوں کے بعد جو ہے وہ اسموک کی شدت میں کمی آئی ہے۔ حکومت پنجاب کے مطابق اسموک کے تدارک کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور اسموک کا باعث بننے والے محرکات کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ جی ناظرین، ملتان ڈویژن سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں رات کے اوقات میں سردی کی شدت اور دھند میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ ملتان شہر میں دن 12 بجے کے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس اور اسموگ میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ملتان میں ہمارے نمائندے فرحان مرزا سے۔ جی فرحان مرزا، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموک کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ماحولیاتی فضائی آلودگی کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری سینے، ناک، کان، گلے اور چیسٹ انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہسپتالوں میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ نشتہ ہسپتال، چلڈرن ہسپتال اور شہباز شریف ہسپتال کے اندر اسموک کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں، جن کا مقصد شہریوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں اور غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اعظم مشتاق موجود ہیں، چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، شہری اس فضائی آلودگی کے اندر اور گرد آلود جو ہوا جو چل رہی ہے اس کے تدارک کے لیے کیا کریں؟ جی بالکل، دیکھیں جیسا کہ آپ نے بتا دیا کافی حد تک کہ ضروری اوقات میں جہاں بہت اہم جانا ہو باہر اس وقت نکلیں، سمو کے اوقات کا پتہ کر کے نکلیں، جہاں جب بہت زیادہ ہو اس وقت نہ نکلیں۔ اس کے علاوہ چہرے کو ماسک سے ڈھک کے رکھیں، پینے میں پانی وہ زیادہ استعمال کر رکھیں اور غیر ضروری آگ وغیرہ یہ چیزیں اپنا کنٹریبیوشن جتنا ہو سکے کم کریں اس میں۔ اور جن لوگوں کو چیسٹ کی اور آنکھوں کی اور یہ تکالیف پہلے سے ہیں وہ اپنی ادویات اپنے پاس رکھیں ساتھ، اور ایک اٹینڈنٹ اپنے ساتھ، ایک جو بندہ جو ان کو اٹینڈ کر سکے وہ ان کو ساتھ رکھیں۔ شہری جو ہیں وہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور خاص طور پہ اپنے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازوں کو بند رکھیں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ جی کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں آسٹریلیا کے خلاف تیسرے T20 میچ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم ہوبارٹ پہنچ گئی ہے۔ سیریز کا تیسرا میچ کل ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ سڈنی میں کھیلے گئے دوسرے میچ میں کینگروز نے 13 رن سے کامیابی سمیٹی۔ پاکستان آسٹریلیا کرکٹ سیریز PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ مظفر آباد میں کشمیر والی بال سپر لیگ سیزن 2 کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاک فوج کے تعاون سے منعقد ہونے والے ایونٹ کی افتتاحی تقریب جلال آباد سپورٹس کمپلیکس میں ہوئی۔ والی بال سپر لیگ میں آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع کی 10 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ مقابلے 23 نومبر تک جاری رہیں گے۔ کھلاڑیوں نے ایونٹ کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع ملے گا اور یہ ایونٹ ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔
ननकाना साहब में ऑल पाकिस्तान नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। सैयदवाला में होने वाले इवेंट में चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर के 22 क्लबों के 100 से जायद नेज़ाबाजों ने हिस्सा लिया। सैयद कुतुब बुखारी ओकाड़ा क्लब ने पहली, आमिर क्लब बहावलपुर ने दूसरी और शहजाद बाला क्लब फैसलाबाद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सनसनीखेज मुकाबलों से बड़ी तादाद में शायकीन लुत्फानंदोज हुए। पोजीशन हासिल करने वाली टीमों में ट्रॉफियां और नकद इनामात भी तकसीम किए गए। मंडी बहाउद्दीन में भी खेलता पंजाब गेम्स 2024 के तहत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। प्रोग्राम के तहत कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और रेसलिंग के मुकाबले जिले की तीनों तहसीलों में मुनक्किद किए गए। इवेंट में 1473 रजिस्टर्ड खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिला काउंसिल हॉल में तकरीब में जिले भर से पोजीशंस हासिल करने वाली टीमों के खिलाड़ियों में ट्रॉफीज और कैश प्राइज तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन डॉक्टर फैसल सलीम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का खेलता पंजाब गेम्स प्रोग्राम नौजवान नस्ल के लिए इनकलाबी इक़दाम है। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस। जी नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और ममनी को दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम की हमरा इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।